students, welcome to Law Prep Tutorials, and this is Vandana, your English guide and mentor, and here I am with figure of speech, the FO series part 11. Yes, we have reached to part 11. इससे पहले हमने 10 वीडियोस मैंने ऑलरेडी बनाए हैं जिसमें मैंने बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच ऑलरेडी कवर कर दी हैं. आई थिंक वी आर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द FOS सीरीज. इसके बाद शायद एक या दो वीडियो और बनेंगे जिसमें आपकी कंप्लीट FOS में जितने भी फिगर ऑफ स्पीच लिटरेरी डिवाइसेस आपने कभी भी किसी भी मॉक में देखे होंगे, everything is covered. एंड उसके बाद भी अगर ऐसा कोई लग रहा है कि मैम दिस इज व्हाट वी हैव सीन बट यू हैव नॉट कवर्ड इट, प्लीज डू मेंशन इट इन द कमेंट सेशन. आई ट्राई टू कवर दैट एज वेल. ठीक है, सो आज के वीडियो में हम देखेंगे, ये छोटे छोटे हैं इसलिए एक वीडियो में 5 कर देंगे. एलिगोरी, इमेजरी, सिंबलिज्म, एल्यूजन एंड फोरशैडोइंग. आई एम श्योर ये सारे आपने सुने होंगे, मॉक में कई बार आते जाते हैं सारे. तो चलिए देखते हैं होते क्या है ये सारी चीज़ें. चलिए लेट्स स्टार्ट विद एलिगोरी. बेटा एलिगोरी जो होता है ना, बेसिकली ये होता है किसी भी कहानी से कोई सीख देना. ओके पहले हम जो एसॉप फेबल्स पढ़ते थे, पंचतंत्र की कहानियाँ पढ़ते थे, वो कौवे वाली कहानी याद है सबको. कौवा एक एक करके स्टोन डालता है एंड देन वो पानी ऊपर आता है, वो पीता है और वो उड़ जाता है. तो ये स्टोरी वॉज नॉट जस्ट अ स्टोरी. इस स्टोरी से हमें एक सीख मिली, और वो सीख क्या मिली कि भले जो आप छोटे छोटे स्टेप्स लेते हो ना अपने किसी भी गोल की तरफ या एम की तरफ, हर एक छोटा छोटा स्टेप आपका यू नो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टुवर्ड्स द गोल फुलफिलमेंट. तो उससे हमें ये कहानी सीखने को मिली. एक और स्टोरी याद है, वो एक डॉगी वाली, जब वो उसके मुंह में एक पीस ऑफ बोन होता है, वो अपनी रिफ्लेक्शन देखता है नीचे वो द ब्रिज पानी में, तो उसको लगता है कि वो दूसरा डॉगी है और उसको उसके मुंह में भी एक पीस ऑफ बोन दिखता है एंड ही वांट्स, उसको लालच आता है कि मुझे वो वाला पीस ऑफ बोन भी दिख जाए. वो जैसे ही भौंकता है क्या होता है, उसका वो वाला बोन भी गिर जाता है. तो उस स्टोरी से हमें क्या सीख मिली? उस स्टोरी से हमें ये सीख मिली, लालच बुरी बला है. यस, सो बचपन में हम जितनी भी स्टोरीज पढ़ते थे ना, हर स्टोरी के पीछे देयर वाज अ मॉरल. तो एलिगोरी एग्जैक्टली इज द सेम थिंग. व्हाट्स एलिगोरी? लेट अस सी दैट. सो इट इज बेसिकली अ फुल स्टोरी इन विच कैरेक्टर्स और इवेंट्स रिप्रेजेंट बिगर आइडियाज, है ना. तो ये पूरी की पूरी कहानी के जरिए आपको कुछ सिखाने की कोशिश की जाती है एलिगोरी के थ्रू. ओके, सो थ्रू द एंटायर स्टोरी यू आर बीइंग टॉट समथिंग, यू आर बीइंग टॉट अ लेसन ऑफ लाइफ, यू आर बीइंग टॉट सम मॉरल्स, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. तो जितने भी मॉरल्स हैं, वर्च्यूज हैं, लाइफ स्किल, लाइफ लेसन्स हैं, ये सारे के सारे आपको एलिगोरी में समझाया जाता है. ओके, सो एलिगोरी इज अ फुल स्टोरी इन विच कैरेक्टर्स और इवेंट्स रिप्रेजेंट बिगर आइडियाज. ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स मैं बता रही हूँ. जैसे कि लिटरेचर में सबसे कॉमन एंड फेमस एग्जांपल इज जॉर्ज ऑरवेल का एनिमल फार्म. तो उसमें दिस एंटायर स्टोरी, दिस एंटायर नॉवल इज बेसिकली एन एलिगोरी अबाउट द रशियन रेवोल्यूशन एंड द राइज ऑफ डिक्टेटरशिप, कि कैसे उस टाइम पे डिक्टेटरशिप कैसे राइज हुई एंड रशियन रेवोल्यूशन के बारे में यहाँ पे बात करी गई है. ठीक है, सो पूरी स्टोरी के थ्रू एंड स्टोरी में एनिमल्स के थ्रू इस चीज़ को बहुत ही ब्यूटीफुली बताया गया है. नेक्स्ट एक सिंपल लाइफ का एग्जांपल देते हैं, अ स्टोरी अबाउट अ जर्नी थ्रू डार्कनेस. ठीक है, तो एक ऐसी स्टोरी है जिसमें जो प्रोटैगनिस्ट है उसकी जर्नी दिखाई जा रही है डार्कनेस से लाइट की तरफ, है ना. तो जब डार्कनेस से लाइट की तरफ जाते हैं तो दिस इज अगेन एन एलिगोरी फॉर मूविंग फ्रॉम इग्नोरेंस टू नॉलेज. तो कोई डार्कनेस से लाइट की तरफ जा रहा है तो उसमें एक लेसन क्या है कि आप इग्नोरेंस से नॉलेज की तरफ जा रहे हो. सो दिस इज हाउ वी सी अ लॉट ऑफ एलिगोरीज इन द स्टोरीज. ओके, महात्मा गांधी की जो 3 बंदर याद है सबको, वो भी तो एक एलिगोरी है. यस, स्पीक नो इविल, सी नो इविल एंड हियर नो इविल. तो ये महात्मा गांधी के जो 3 बंदर है ये भी एक एलिगोरी है, क्योंकि इसमें भी स्टोरी के थ्रू कुछ बताया गया. अच्छा, ये सिंबलिज्म में भी आ सकते हैं, अभी आगे बताऊंगी सिंबलिज्म क्या होता है. तो कई बार ओवरलैपिंग भी होता है. ठीक है, अब हेयर एंड टॉर्टोइज की स्टोरी याद है सबको, जब वो खरगोश को लगता है कि अरे अभी तो बहुत टाइम है, कछुआ बहुत पीछे है, तो चलो मैं सो जाता हूँ थोड़ी देर, एंड वो सो जाता है. अल्टीमेटली क्या होता है, जो कछुआ होता है वो धीरे 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 करते 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 ही फाइनली विंस द रेस, है ना. सो हेयर एंड टॉर्टोइज में भी हमको क्या मॉरल लेसन मिला, दैट स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस. तो इसमें बेसिकली हमने हेयर was a symbol of arrogance and confidence, overconfidence I would say in the story, and tortoise was basically a symbol of patience, consistency and determination. तो यहाँ पे देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे ना, सो स्टोरी के थ्रू हमें ये मैसेज मिला. सो दिस इज एलिगोरी. एंड एरोगेंस, ओवर कॉन्फिडेंस जो हमें हेयर से मिला, टॉर्टोइज से पेशेंस या कंसिस्टेंसी या डिटर्मिनेशन मिला, ये हम सिंबलिज्म में भी ले सकते हैं. अभी आगे समझ आएगा सिंबलिज्म क्या होता है. सो बेसिकली आई होप एलिगोरी सबको समझ आ गया होगा. एलिगोरी मीन्स
when through a story something is being taught, a moral is being taught, a life lesson is being taught, anything, कोई भी एक सीख जब सिखाई जाती है उसको हम एलिगोरी बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे पे। द सेकेंड वन इज इमेजरी। अब इमेजरी क्या होता है? इमेजरी क्या होता है ये समझाने से पहले मेरे पीछे जो बोर्ड है उसके ऊपर कुछ 5 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। वंस आई वांट यू ऑल टू रीड दिस सेंटेंसेस, और वाइल यू आर रीडिंग दिस सेंटेंसेस ना देखना कि चलो पहले रीड कर लो फिर मैं बताती हूँ उसमें क्या एक्चुअली आपको चेक करना था। द फर्स्ट सेंटेंस इज द गोल्डन रेज ऑफ द सेटिंग सन painted the sky with streaks of crimson and violet. The second one says the leaf rustled and the distant howl of a wolf echoed in the valley. The third says the sharp scent of freshly cut lemons filled the kitchen. The rich velvety chocolate melted on her tongue. The rough bark scraped her skin as she climbed the tree. ये जो पांचों सेंटेंसेस है, क्या इनको पढ़ते पढ़ते वो चीज़ आपने इमेजिन करी, फील करी? when you were reading the first sentence which was describing the sun rays, how the golden sun rays filled the, it painted the sky with streaks of crimson and violet, क्या ये पढ़ते हुए आपने वो एक्चुअली वो सीन इमेजिन किया? यस आई एम श्योर किया होगा। क्या सेकेंड सेंटेंस पढ़ते हुए द लीफ ऑफ द ट्रीज, द लीफ रसल्ड एंड तो रसल की कहीं ना कहीं आवाज़ आपके कानों में आपने ऐसा फील करी? एंड द डिस्टेंट हाउल ऑफ अ वुल्फ एकोड इन द वैली, ये पढ़ते पढ़ते क्या आपको भी वो थोड़ी बहुत जो है ये जो हाउल होती है वुल्फ की वो थोड़ी सी जो एको है कुछ गूंज आपके कानों तक पड़ी? ठीक है, थर्ड सेंटेंस देखते हैं। द शार्प सेंट ऑफ फ्रेशली कट लेमन फिल्ड द किचन, क्या ये पढ़ते पढ़ते आपने फील किया, आपने इमेजिन किया कि उस किचन में किस टाइप की खुशबू आ रही होगी, है ना? आई एम श्योर ये पढ़ते पढ़ते आपको किसी और चीज़ की आपको यू मस्ट हैव रिलेटेड कि कौन सी खुशबू आ रही होगी, है ना? अगरबत्ती की खुशबू या रोज़ की खुशबू या रजनीगंधा की खुशबू किसी ने यहाँ पे इमेजिन नहीं की होगी, राइट? फोर्थ वाला सेंटेंस पढ़ते पढ़ते द रिच वेलवेटी चॉकलेट मेल्टेड ऑन हर टंग, ये पढ़ते पढ़ते could you feel how she must be feeling the rich and velvety chocolate when it melted on her tongue? Okay, the rough bark scraped her skin as she climbed the tree. तो जैसे जैसे वो ट्री पे चढ़ रही थी जो रफ बार्क था उससे उसकी स्किन छिल रही थी, तो ये पढ़ते पढ़ते कुछ फील हुआ। तो बेसिकली इमेजरी वो होता है जिसमें आपके सेंसेस खुद जगाया जाता है। वी हैव 5 सेंसेस, यू ऑल नो। तो कोई भी ऐसा सेंटेंस या पैराग्राफ में कोई भी ऐसा वो पार्ट जिसमें आपके सेंसेस को एक्चुअली अवेकन कर दिया जाता है, वेदर इट इज सी, टच, हियर, स्मेल, टेस्ट, व्हाटएवर। तो इमेजरी में बेसिकली इट प्लेज विद योर सेंसेस, ओके। तो कोई भी सेंटेंस पढ़ते पढ़ते अगर आपके माइंड में वो पिक्चर बन रही है, उसको पढ़ते पढ़ते जो लिखा है वो आप देख पा रहे हो। ट्रैवलॉग्स जो होते हैं, है ना, अगर कोई बहुत ही ब्यूटीफुल एक माउंटेन वाली जगह को, एक हिली रीजन को एक्सप्लेन कर रहा है, सो यू कैन एक्चुअली फील कि ये कि वहाँ जो जो उसने वहाँ पे बोला जा रहा है वो आप इमेजिन कर पाओगे, ठीक है। द मोमेंट यू गो इनसाइड अ मॉल के अंदर जाते ही किस तरह से अगर एक इमेजरी वाला सेंटेंस लिखा जाए, एक डिस्क्रिप्टिव सेंटेंस, क्योंकि इमेजरी में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन होता है ना। सो मॉल के अंदर जाते ही कैसे फ्रेगनेंस चेंज होती है ना, अंदर घुसते ही आपको खुशबू आ सकती है बहुत सारे अलग अलग परफ्यूम्स की, अंदर घुसते ही टेम्परेचर चेंज हो जाता है, अंदर घुसते ही लाइटिंग चेंज हो जाती है। देन यू विल फील कि जैसे जैसे हम जिस जिस जगह पे एरिया पे जाते हैं लाइटिंग भी ऊपर नीचे होती रहती है, एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स। सो वंस यू गो इनसाइड अ मॉल एंड देन कभी कोई इमेजिनरी वाला आर्टिकल पढ़ना है एक मॉल के बारे में, you will get to know कि कैसे imagery how it plays with your senses. So any sentence or any piece of writing that basically tries to plays with your senses, ठीक है, that is called imagery. So इन सब में यहाँ पे पहले वाले में visual sense है, ठीक है, सेकेंड वाले में it is hearing, थर्ड वाले में इट इज़ ऑल्फैक्टरी, ऑल्फैक्टरी इज द सेंस ऑफ स्मेल, देन फोर्थ वाले में इट इज़ रिलेटेड टू टेस्ट, एंड फिफ्थ वाले में इट इज़ रिलेटेड टू द सेंस ऑफ टच। तो ये पढ़ के हमें समझ आ रहा है कि वो बाक बहुत ही ज़्यादा हार्ड और बहुत ही ज़्यादा रफ होगा, तो ये ऑल वी कैन एक्चुअली फील ऑल दिस थिंग्स। तो ये सारे होते हैं आपके इमेजरी, ठीक है। सो इमेजरी इज बेसिकली trying to play with your senses, that's imagery, ठीक है। I hope अभी तक जो हमने किए हैं सबको समझ आ गए होंगे, ठीक है। Let us move to the next figure of speech which is symbolism. Now what is symbolism? Symbols क्या होते हैं?
अगर मैं आपसे बोलूं डव, डव पता है ना, डव इज अ व्हाइट कलर की बर्ड, ये किसका सिंबल है? सो मोस्ट प्रॉब्ली सबको ये समझ आ जाएगा और सबको याद आ जाएगा कि डव इज अ सिंबल ऑफ पीस, है ना। ऑलिव ब्रांच, दिस इज अ सिंबल ऑफ पीस। तो ये कुछ कुछ सिंबल्स ऐसे होते हैं जो देखते ही हमें कुछ चीज़ याद आ जाती है। एग्जैक्टली दैट इज सिंबल। तो सिंबल क्या होते हैं? बेसिकली सिंबलिज्म इज अगेन अ वेरी सिंपल थिंग। सिंबलिज्म इज व्हेन एन ऑब्जेक्ट, सो द सिंबलिज्म कहीं पे, जैसे कि सबसे पहले हमने एलिगोरी देखा था। एलिगोरी हमेशा एक फुल स्टोरी से होता है। सिंबलिज्म होता है एक ऑब्जेक्ट के साथ, कैरेक्टर के साथ, या फिर किसी इवेंट के साथ, ठीक है। तो सिंबलिज्म कहाँ होता है? इट हैपेंस इधर विद एन ऑब्जेक्ट, कैरेक्टर और एनी इवेंट, ठीक है। तो जब ये ऑब्जेक्ट है या कैरेक्टर है या इवेंट है, when this object, character or event stand for something even bigger. Now when I say even bigger, that means it stand for something that is beyond its literal meaning. ओके कैसे, वो अभी मैं बताऊंगी, ठीक है। सो इट इज लाइक व्हेन अ स्मॉल डिटेल कैरीज द वेट ऑफ अ बिग आइडिया। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि एक छोटी सी डिटेल है भले ही, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा कुछ छुपा हुआ है, टर्निंग द स्टोरी इनटू मोर देन व्हाट्स रिटन ऑन द सर्फेस। तो सिंबलिज्म यूज करके जो सरफेस एरिया पे जो चीज़ें लिखी रहती हैं उससे कहीं ज़्यादा एक छुपा हुआ एक हिडन मीनिंग होता है। दैट इज व्हाट इज सिंबलिज्म। थोड़े से एग्जांपल्स देखते हैं ताकि ये चीज़ और अच्छे से समझ आ जाए। चलिए, सबसे पहले डव का एग्जांपल है यहाँ पे भी। अ डव ऑफन सिंबलाइजेस पीस और होप, ठीक है। तो जब एक डव अगर आप कहीं पे भी देखो तो डव पढ़ते समझ आएगा ये किसका सिंबल है, ये पीस या होप का सिंबल है। विंटर जनरली डेथ या एंडिंग्स का सिंबल होता है। सिमिलरली स्प्रिंग होता है रीबर्थ या न्यू बिगनिंग का सिंबल। कहीं पे अगर रोज हो तो दैट इज डेफिनेटली अ सिंबल ऑफ लव और ब्यूटी। लाइट इज अ सिंबल ऑफ ट्रुथ, नॉलेज और होप। डार्कनेस इज सिंबल ऑफ इग्नोरेंस, फियर और डेथ। क्लाइंबिंग अ माउंटेन could be a symbol of struggle, achievement or even ambition. Broken chain could be symbol of freedom or liberation, क्योंकि चेन टूट चुकी है यानी आप कोई फ्री हो चुका है completely. Owl is a symbol of wisdom, knowledge or even mysteries of the night, because owl is a nocturnal animal, okay, nocturnal bird. So door and window could be symbol of opportunities, choices or new perspectives. Chain could be symbols of operation, restraint, lack of freedom. देखो chain और ब्रेकिंग ऑफ अ चेन, ठीक है। ब्रोकन चेन और चेन, चेन यानी बंदिश, टूटी हुई चेन यानी फ्रीडम, लिबरेशन, लिबर्टी। फिनिक्स, फिनिक्स आई होप आप सबको पता है, वो बर्ड जो अपनी ही आशीष से वापस हुई थी। तो फिनिक्स अगर कहीं पे भी हो तो वो किस चीज का सिंबल है? इट्स अ सिंबल ऑफ रीबर्थ, इट्स अ सिंबल ऑफ इमोरलिटी, ठीक है, इमोर्टिलिटी, यानी आप कभी मर नहीं सकते, मरने के बाद भी आप वापस आ जाओगे। राइजिंग आफ्टर डिस्ट्रक्शन, दैट इज phoenix is the symbol of these things. Then dance could be a symbol of joy, celebration or freedom of spirit. Peacock is the symbol of beauty, vanity and sometimes even immortality. तो ये जितने भी अभी मैंने वर्ड्स यहाँ पे बताए, इन सब से हमें कुछ ना कुछ सिंबलाइज हुआ है। जैसे चेन दिखा रहा है क्या? बंदिशें। ब्रोकन चेन क्या दिखा रहा है? फ्रीडम या लिबरेशन। रोज दिखा रहा है ब्यूटी। पिकॉक दिखा रहा है ब्यूटी, ठीक है। आउल दिखाता है आपका विजडम, ठीक है। आउल को विजडम क्यों? इट इज रिलेटेड टू सरस्वती माँ, ठीक है, दैट्स व्हाई। सो दिस इज हाउ वी रिलेट सिंबोलिज्म। तो सिंबोलिज्म इज बेसिकली, देखो थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना, एलिगरी में एक बिगर वर्जन होता है, सीख होता है, बट एलिगरी में पूरी की पूरी स्टोरी ली जाती है, एंड सिंबलिज्म में एक कोई ऑब्जेक्ट या कैरेक्टर या इवेंट लिया जाता है, ठीक है। आई होप इन दोनों में डिफरेंस समझ आ गया हो। सिंबलिज्म में ऑब्जेक्ट, कैरेक्टर या इवेंट लिया जाता है, एंड एलिगरी में पूरी की पूरी स्टोरी के थ्रू कुछ सीख दिखाने की कोशिश की जाती है, और सिंबलिज्म में एक ऑब्जेक्ट के थ्रू कोई और चीज दिखाने की कोशिश की जाती है, दैट द दैट थिंग दैट वी आर ट्राइंग टू इन्फर और दैट थिंग दैट वी आर ट्राइंग टू रिप्रेजेंट इज समथिंग बिगर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आउल, आउल से सिर्फ एक उल्लू नहीं दिखेगा, आउल से विजडम दिखेगा, नॉलेज दिखेगा, मिस्ट्री ऑफ द नाइट दिखेगी, ठीक है। क्लाइंबिंग अ माउंटेन से आपको स्ट्रगल समझ आ सकता है, अचीवमेंट समझ आ सकता है, एम्बिशन समझ आ सकता है, लाइट से आपको नॉलेज या होप समझ आ सकता है। सो ये सारी चीजें होती है सिंबोलिज्म, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा। आगे बढ़े, चलिए लेट अस मूव ऑन। नेक्स्ट इज योर एल्यूजन। चलिए, बहुत बार ये वाला फिगर ऑफ स्पीच आपने देखा होगा कि मैम बहुत बार एल्यूजन देखा, पर एल्यूजन होता क्या है? बेटा अगर आप एक टेक्स्ट पढ़ रहे हो, ठीक है, टेक्स्ट पढ़ते पढ़ते ऑल ऑफ अ सडन कोई आउटसाइड रेफरेंस अगर आ जाता है उस टेक्स्ट में। आई रिमेंबर एक मॉक में एक बहुत बड़ी सी पोएम आई थी विच वॉज अबाउट क्रिसमस। अब ये पोएम पढ़ते 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 बीच में एलॉन मस्क का रेफरेंस आ गया था। दैट इज एल्यूजन। एल्यूजन का मतलब होता है
एन आउटसाइड रेफरेंस, ठीक है। तो कोई भी जो टेक्स्ट आप पढ़ रहे हो या जो आपके सामने है, अगर उस टेक्स्ट में ऑल ऑफ अ सडन कुछ भी आउटसाइड का रेफरेंस आ जाता है, सो दैट बिकम्स योर एल्यूजन, ठीक है। तो पहले एल्यूजन को समझते हैं, होता क्या है। एल्यूजन का मतलब होता है, एल्यूजन इज अ फिगर ऑफ स्पीच वेयर अ राइटर और स्पीकर मेक्स अ ब्रीफ indirect reference to a person, place, event or a work of art, often something famous or culturally known, without explaining it in detail, ठीक है। The audience is expected to catch the connection here. इसका मतलब ये है, सपोज जो अभी मैंने एग्जांपल दिया क्रिसमस का, तो एक क्रिसमस की पोएम चल रही है, सांता क्लॉज के बारे में बात हो रही है, गिफ्ट्स की बात हो रही है, सॉरी आई एम हैविंग अ बैड थ्रोट टुडे, रेनडियर्स की बात हो रही है, और इन सब के बीच में कुछ ऐसी बात हुई कि सांता क्लॉज जो पहले के ज़माने में बहुत ज़्यादा ट्रेडिशंस होते थे, लेकिन अब बच्चों को ये ट्रेडिशनल वुडन टॉयज़ नहीं चाहिए, प्रॉब्ली दे इवन नाउ नीड अ लैपटॉप और एन आईपैड, एंड क्यों ये सब चाहिए, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी नाउ डेज, देन ऑल ऑफ अ सडन देयर इज रेफरेंस ऑफ एलॉन मस्क, है ना। तो अब ये जो एक पोएम चल रही है क्रिसमस के बारे में, आई थिंक काफ़ी सारे बच्चे में से रिलेट कर पा रहे होंगे, बिकॉज आई थिंक किसी मॉड्यूल में या PYQ में ये पोएम आई हुई है ना। तो when a poem is already there about Christmas and Santa and all these things, अब all of a sudden एलॉन मस्क कहाँ से आ गए इसमें, है ना। सो ये कई बार होता है, ऑथर क्या करते हैं, एक इनडायरेक्ट रेफरेंस लेते हैं किसी भी एक फेमस पर्सन, प्लेस, थिंग और इवेंट का, अपने इस राइटअप में कोई बाहर की चीज़ का मेंशन कर देना, जस्ट टू मेक योर लैंग्वेज मोर इफेक्टिव। यस, सो दैट इज़ कॉल्ड एल्यूजन। सो एल्यूजन में डायरेक्टली कुछ बताया नहीं जाएगा, ऑडियंस को या फिर जो भी पढ़ रहा है, रीडर को समझना पड़ेगा कि लिखने वाले ने ये क्यों यहाँ पे ये चीज़ लगाई है, वो कैच जो है ना वो समझना पड़ेगा यहाँ पे। सो दैट इज़ व्हाट इज़ एल्यूजन। I hope this is clear. So in illusion, the speaker is a figure of speech where a writer or a speaker makes a brief indirect reference to a person, place, event or a work of art, ठीक है। तो एक indirect reference दिया जाता है, किसको दिया जाता है indirect reference, that could be a person, अच्छा जो person होगा वो कोई famous person होगा, है ना। क्योंकि अगर आप कोई भी टेक्स्ट पढ़ते पढ़ते कोई ऐसी XYZ पर्सन का नाम लिखोगे तो एल्यूजन नहीं होगा, हमेशा एक फेमस पर्सन, फेमस प्लेस, फेमस इवेंट को कनेक्ट किया जाता है अपने इस राइटअप से, एंड जब भी आउटसाइड रेफरेंस को लिया जाता है उसको हम एल्यूजन कहते हैं। कुछ एग्जांपल्स बता देती हूँ सो दैट दिस थिंग कैन बिकम क्लियर। ओके, ये 3 एग्जांपल्स यहाँ पे लिखे हैं। व्हेन समवन सेज ओपनिंग द पैंडोरास बॉक्स, है ना। अब ये यू रीडिंग समथिंग एंड ऑल ऑफ अ सडन यू सी दैट शी ओपन द पैंडोरास बॉक्स। अब भैया ये कौन है पैंडोरा, क्या है पैंडोरा, अगर आपको नहीं पता तो आपको नहीं समझ आएगा कि यहाँ पे एल्यूजन यूज हो गया, है ना। सो पैंडोरा बेसिकली वाज द फर्स्ट वुमेन क्रिएटेड अकॉर्डिंग टू ग्रीक मैथोलॉजी, शी वाज द फर्स्ट वुमेन एंड शी वाज गिवन व्हेन शी वाज क्रिएटेड बाय गॉड्स, शी वाज वेरी ब्यूटीफुल, शी वाज गिवन अ बॉक्स and she was told that you're not supposed to open this box, but out of curiosity she opened the box. अब उस बॉक्स के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो खुल के बाहर नहीं आनी चाहिए थी, बट जब पेंडोरा आउट ऑफ क्यूरियोसिटी शी कुडंट रेजिस्ट हरसेल्फ एंड व्हेन शी ओपनड द बॉक्स, तो उसमें से जितने भी जो मिजरीज थी ना वो सब बाहर आ गई, सौरो बाहर आ गया, पेन बाहर आ गया, डेथ बाहर आ गई, जितनी भी नेगेटिव चीज़ें थी ना ये सब बाहर आ गई। ओके, सो कई जगह तो ये भी बोला गया कि उसने बिल्कुल टाइमली उसको बंद कर दिया तो होप बस अंदर रह गई थी, तो तभी कहते हैं कि होप भी बाहर आ गई थी, तो तभी कहते हैं कि इन सब चीज़ों के साथ होप भी है। सो व्हेन यू आर इन in pain, when you're in a very disgusting situation, when you're filled with sorrow, the hope is always there with you. सो बेसिकली पेंडोरा बॉक्स को खोलने का मतलब होता है कि आपने एक ऐसी सिचुएशन में आ गए जहाँ पे आपने अपने लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है। सो दैट इज़ हाउ वी यूज़ पेंडोराज बॉक्स। तो कोई भी अगर चीज़ पढ़ते पढ़ते आपको पेंडोरा बॉक्स का रेफरेंस आता है, सो यू शुड नो कि पेंडोरा बॉक्स का मतलब क्या होता है, दैट यू इन्वाइटेड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम फॉर योर सेल्फ, दैट इज पेंडोराज बॉक्स। ऑलराइट, सेकंड है शी मेट द वाटरलू एट द डिबेट। सो वाटरलू अगेन, any idea, can anyone tell me what is Waterloo? So Waterloo basically is a place in Belgium and यहाँ पे एक लड़ाई हुई थी इस जगह पे 1815 में, जहाँ पे नेपोलियन जो है उसको फाइनली ब्रिटिश ने हराया था। So this was the final defeat. This was the final fight, I can say, when Napoleon was defeated by the British. तो मीटिंग वंस वाटरलू, क्योंकि वाटरलू एक ऐसी जगह है जहाँ पे नेपोलियन को आखिरी बार हराया गया था, तो जब भी इसका रेफरेंस होता है कहीं पर भी तो उसका मतलब होता है कि ये उसकी फाइनल हार थी।
ओके, सो वाटरलू में नेपोलियन को आखिरी बार हराया गया, बट उस वाटरलू से हम हमेशा आज तक उसका इल्यूजन देते हैं। सो वाटरलू का मतलब होता है आखिरी, आखिरी बार हराना किसी को। That is what is Waterloo. Okay, he is gifted with the Midas touch. Again, मिदास की भी आपने स्टोरी सुनी होगी। मिदास वो आदमी था जो जिसको टच करता था वो सोना बन जाता था। ओके, अब वी डोंट नो हु इज मिदास, लेकिन मिदास कहीं हिस्टोरी कोई इस कहानी में एक कोई कैरेक्टर था जो बहुत पॉपुलर हुआ, जो जिस भी चीज को छूता था उसको सोना बना देता था। ओके, टू बी अ गुड बिजनेसमैन यू नीड टू हैव दैट मिदास टच। तो मिदास टच, अब ये मिदास कौन है, कहाँ से आए, पेंडोरा कौन है, कहाँ से आई, ये वाटरलू कौन सी जगह है, कहाँ से आ गई, ये ये मिदास कौन है, कहाँ से आया। तो जब हम अपना कोई भी टेक्स्ट लिखते लिखते ऐसा कोई आउटसाइड रेफरेंस दे देते हैं, उसको हम बोलते हैं एल्यूजन। सो दैट एग्जैक्टली इज व्हाट इज एल्यूजन। आई होप आप सबको एल्यूजन भी समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज योर फोर शैडोइंग। अब फोर शैडोइंग क्या होती है? Foreshadowing का मतलब होता है, let me read it then I'll explain it to you. It's a literary device where the writer drops hints or clues about what will happen later in the story. It builds, अच्छा ये जो यहाँ पे होता है ना, आप कभी भी कोई पैसेज पढ़ोगे ना तो उसमें द कर्टेन्स आर रस्लिंग ऐसे करके कुछ भी एक ऐसा कोई हिंट होगा या क्लू होगा जिससे हमें ये समझ आएगा कि आगे कुछ सस्पिशियस, कुछ मिस्टीरियस, कुछ टेरिफाइंग होने वाला है। तो फोर शैडोइंग जनरली क्या करता है? इट बिल्ड सस्पेंस, इट क्रिएट्स मूड, इट प्रिपेयर्स द रीडर फॉर अपकमिंग ट्विस्ट। तो कहीं ना कहीं जो आगे जो ट्विस्ट आने वाले हैं उसके लिए रीडर को प्रिपेयर कर देता है। तो फोर शैडोइंग जो होता है वो बेसिकली रीडर को आगे आने वाले ट्विस्ट के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर कर देता है। कुछ ऐसा क्लू देखिए कि भाई अगर ये क्लू दे दिया तो आगे ऑथर रेडी हो जाए कि आगे ऐसा कोई ट्विस्ट आने वाला है। सो दैट इज फोर शैडोइंग। ठीक है, फोर शैडोइंग के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि किसको हम फोर शैडोइंग बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक सिंपल सी एग्जांपल है टाइटैनिक। ठीक है, टाइटैनिक में अगर आपने देखी होगी मूवी, शुरू में ही अर्ली सीन में ही किसी ने बोल दिया था गॉड हिमसेल्फ कुडंट सिंक दिस शिप। तो कहीं ना कहीं जब इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे दी कि भगवान खुद इस शिप को नहीं डुबा सकता, सो इससे कहीं ना कहीं फोर शैडोइंग मिल गई ऑडियंस को कि आगे कहीं ना कहीं जाके दिस समथिंग डिजास्टर्स इज गोइंग टू हैपन, ये शिप डूबने वाली है। यस, दिस इज वेरी आयरॉनिकल एज वेल। ठीक है, रोमियो एंड जूलियट में बहुत सारे फोर शैडोइंग के इंस्टेंसेस है। जैसे व्हेन रोमियो सेड दैट ही वुड रादर डाई देन लिव विदाउट जूलियट। तो यहाँ इस लाइन से कहीं ना कहीं ये समझ आ रहा है कि खत्म पे ही है ना, दैट ही वुड रादर डाई देन लिव विदाउट जूलियट। तो कहीं ना कहीं समझ आ रहा है दैट दिस इज फोर शैडोइंग द एंडिंग। रोमियो एंड जूलियट का ही एक और है जहाँ पे जूलियट ने बोला था माई ग्रेव इज लाइक टू बी माई वेडिंग बेड। सो दिस ऑल्सो समवेयर गिव्स अ फोर शैडोइंग दैट द डेथ इज about to happen. Okay, she is about to die. So these all are called foreshadowing. ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स foreshadowing के, फॉर एग्जांपल ऐसे सिंपल से एग्जांपल्स होते हैं। अ चाइल्ड लुकिंग अनयूजुअली क्वाइट, मतलब कोई बच्चा अगर बहुत ही चुपचाप बैठा है तो दिस माइट फोरशैडो सम मिस्chief कि कुछ तो शैतानी होने वाली है। When a horror movie shows a door creaking open, जब किसी हॉरर मूवी में एक दरवाजा ऐसे कर करके खुलता है ना, दैट वाज नॉट अ राइट साउंड दो। वो एक इमेजिन करो ना, कोई हॉरर मूवी, सब कुछ सुनसान है, बाहर बिजली कड़क रही है और एक दरवाजे के खुलने की जो आवाज़ आती है, तो ये दरवाजे के खुलने की आवाज़ से क्या होगा, कहीं ना कहीं ऑडियंस को एक फोरशैडोइंग मिल गया ना कि आगे कुछ बहुत ही ज़्यादा डिजास्ट्रस होने वाला है, आगे या तो कोई भूत वूत आने वाला है, कुछ तो ऐसा होने वाला है। सो ये जो दरवाजे की आवाज़ थी ना, जो धीरे से दरवाज़ा खुलता है, ये आपको फोरशैडो कर रहा है, फोरशैडो दे रहा है कि आगे कुछ तो बड़ा होने वाला है। ठीक है, अ कैंडल फ्लिकरिंग आउट। ठीक है, बार बार एक सीन चल रहा है किसी मूवी में, बार बार कैंडल को ना ऐसे बुझते हुए दिखा रहे हैं कि जो कैंडल है बिल्कुल बस ये बुझने ही वाली है, ऐसे 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 हो रही है ना, बुझने वाली है। तो इससे क्या एक फोरशैडोइंग मिल रहा है कि कुछ ना कुछ अभी या तो किसी की डेथ हो जाएगी और समथिंग एंड, क्योंकि बुझने वाली है ना, इट इज फ्लिकरिंग, ऐसे ऐसे हो रही है। तो वो कहीं ना कहीं इट इज फोरशैडोइंग कि कुछ ना कुछ तो बैड इज गोइंग टू हैपन। अ ग्लास ब्रेकिंग एट अ पार्टी, सो अगेन एक पार्टी में अगर एक ग्लास टूटते हुए दिखाया जा रहा है तो इसका मतलब ऑडियंस को फोरशैडो मिल गया कि आगे कुछ तो ट्रबलसम होने वाला है, कोई तो कॉन्फ्लिक्ट होने वाली है। सो दैट इज व्हाट इज फोरशैडोइंग, जहाँ पे ऑडियंस को या फिर रीडर को कोई हिंट या क्लू दिया जाता है कि आगे क्या होने वाला है। ओके, दैट्स फोरशैडोइंग। तो आई होप
ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप इस वीडियो में आपको ये पांचों चीज़ अच्छे से समझ आ गई होंगी। आई क्विकली टेल यू, एलिगोरी का मतलब होता है जब हम एक स्टोरी के थ्रू किसी को कुछ मॉरल्स या लेसन्स टीच करने की कोशिश करते हैं। इमेजरी इज व्हेन योर सेंसेस आर बीइंग अवेकन। सिंबलिज्म इज जब एक किसी पर्सन, प्लेस या किसी भी थिंग से कोई एक बिगर चीज को सिंबलाइज किया जाता है। एल्यूजन इज एन इनडायरेक्ट रेफरेंस विच इज टेकन फ्रॉम आउटसाइड द टेक्स्ट, ओके। एंड फोरशैडोइंग इज बेसिकली गिविंग हिंट ऑफ व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट, ठीक है। फोरशैडोइंग इज बेसिकली हैपनिंग टू बिल्ड द सस्पेंस विद इन द रीडर्स, सस्पेंस अमंग द रीडर्स। सो ये सारी फिगर ऑफ स्पीच हमने कवर कर ली है। वंस आई फिनिश द एफर्स्ट सीरीज ना, एक आई वुड बी डूइंग वन प्रैक्टिस सेशन फॉर यू ऑल। प्रैक्टिस सेशन में हम लोग बहुत सारे, आई विल ट्राई टू डू एटलीस्ट 50 और 60 70 100, देखते कितने हो सकेंगे, सो दैट उसको देखते ही आप आप उसको एनालाइज करके उसको आइडेंटिफाई कर सको। दैट विल बी डूइंग वेरी सून, ठीक है। फिगर ऑफ स्पीच 11 हो चुका है, इसके बाद आई थिंक एक या दो और आपके फिगर ऑफ स्पीच के वीडियो बनेंगे एंड देन विल बी मूविंग टू द प्रैक्टिस सेशन। आई होप दीज वीडियोज एंड दिस एंटायर एफओ सीरीज इज यूजफुल फॉर यू ऑल। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेशन आपको नेक्स्ट किसकी सीरीज चाहिए। मेरे पास बहुत सारे जो कमेंट्स आए हैं, बच्चों ये बोल रहे हैं कि दे वांट द टोन सीरीज नेक्स्ट, so I'm planning for the tone series very soon, so stay tuned for the tone series as well. Chalo, till then, bye bye, see you.